गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम गरिमा राठौड़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत करती है ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। तो बेटा हम जिस टॉपिक पे कंटिन्यू थे वही टॉपिक आज फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलियन चैप्टर हमारा चल रहा था और हम लोग सांद्रता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हम आगे फिर से उसी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सांद्रता के बारे में हमने कुछ विधियां थी जिनका हमने पता लगा लिया था कि सांद्रता हम किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था मोलरता ये विधियां हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अगली विधि जिसे हम कहेंगे नॉर्मलता। तो क्या मतलब है बेटा, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। नॉर्मलता जो है वो सांद्रता मापने की ही एक विधि है और इसमें हम सांद्रता कैसे माप करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा सांद्रता का, इसके लिए हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं और इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे इसके सूत्र की। तो क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिए सभी। 1 लीटर, फिर से बात की गई है यहाँ पे आयतन की। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय, देखो ये तो मैंने आपको बताया था विलय की बात होगी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे न तो विलय के मोल की बात हो रही है, न यहाँ पे विलय के आयतन की बात हो रही है, न यहाँ पे विलय के भार की बात हो रही है, बल्कि एक नया ही शब्द हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि हमें किसकी चर्चा करनी है? विलयन का आयतन और विलय के ग्राम तुल्यांक, इन दोनों का अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो हम सांद्रता का पता लगाएंगे और उस सांद्रता का जो तरीका होगा ज्ञात करने का उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे। क्लियर हो रही है बात? नॉर्मलता, यानी हम इसे शॉर्ट में इस तरह से भी कह सकते हैं कि नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता कुछ नहीं है, विलय के ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर विलयन में कितने हैं, यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं विलय के ग्राम तुल्यांक की प्रति लीटर विलयन में संख्या। क्लियर है? उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे। क्लियर है? नॉर्मलता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? विलय के ग्राम तुल्यांकों की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है बेटा एवरीबडी? चलिए आगे देखते हैं क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका। यहाँ लिखा है नॉर्मलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। आयतन किसमें लेना है? लीटर में। पता है, हमने देखो परिभाषा में यहाँ पे क्लियर किया है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्लियर हो रही है बात? तो इसलिए हम यहाँ पे आयतन किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं विलय का ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो विलय का ग्राम तुल्यांक यदि हमें नहीं पता है तो हम इस तरह से निकालेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा, जितना भी ग्राम है 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम बटे विलय का तुल्यांकी भार। क्लियर है बात? विलय का तुल्यांक भार, इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? ये भी अपॉन में था आयतन, ये पूरा इसका फॉर्मूला है इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ये बात हम ऊपर भी क्लियर कर चुके हैं। अगर हमारे पास ग्राम तुल्यांक डायरेक्ट नहीं दिया गया है, और ऑब्वियसली नहीं ही दिया जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विलय की ग्राम में मात्रा पता लगाएंगे जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, और उसका डिवाइड कर देंगे किससे? विलय के तुल्यांक भार से। तुल्यांक भार का मतलब क्या है? तुल्यांक भार का मतलब यही है, इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि किसी भी तत्व का कितना भार हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से रिएक्ट करता है और उसको विस्थापित कर देता है या उसके साथ पूर्णतः क्रिया करने में काम आता है। जैसे मैं कहूँ HCl, क्लियर है? HCl में हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और क्लोरीन का भी एक ही परमाणु जो है भाग ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन के तुल्यांक भार की बात करेंगे तो वो कितना होगा? उतना ही होगा जितना इसका परमाणु भार है। ठीक है, यानी 35.5। क्लियर हुई बात? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? तुल्यांकी भार का पता लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर हो रही है बेटा बात? तो ये है नॉर्मलता। अगला टॉपिक देखते हैं।
मोल भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल भिन्न ये आपको इस पाठ में बार बार यूज़ भी करना पड़ेगा, बार बार इसको ज्ञात करना पड़ेगा और हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इसको सॉल्व करेंगे। तो चेक करते हैं मोल भिन्न का क्या मतलब है। मोल फ्रैक्शन भी हम इसे कह रहे हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, दिख रहा है ये एक्स, इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शन को। क्या मतलब है मोल भिन्न का? मिश्रण में किसी अवयव के मोल भिन्न, ठीक है, किसी भी एक अवयव के मोल भिन्न की बात होगी। दो अवयव हैं तो दो में से तीन अवयवों को मिक्स किया गया है तो तीन में से प्रत्येक के मोल भिन्न अलग अलग निकाले जाते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक के मोल भिन्न अलग अलग निकाले जाते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? मिश्रण में किसी अवयव की मोल भिन्न मिश्रण में उस अवयव के मोल तथा कुल मोल का अनुपात है। तथा किसका अनुपात है? कुल मोल का। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है तो अभी हम एक और उदाहरण चेक करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, सभी को पता चल रहा है क्या मतलब है कि विलियन में टोटल मोल कितने हैं? अगर हमें ये पता है तो हम किसी भी अवयव के मोल भिन्न पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? उस अवयव के मोल और कुल मोल, इन दोनों का अनुपात जो है वही क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। आइए चेक करते हैं एक उदाहरण से। ठीक है, चेक करते हैं। यदि एक मिश्रण में दो अवयव, एक अवयव को मैं कह रही हूँ ए और दूसरे अवयव को कह रही हूँ बी। दो अवयव मैंने ले लिए, एक विलय एक विलायक, ए और बी है मेरे पास। इनके मोल क्रमशः एन ए है, एक का मोल है एन ए और बी का मोल है एन बी। इनके मोल भिन्न, मोल को मैंने आपको बताया था, मोल भिन्न को हम किससे लिखेंगे? एक्स से लिखेंगे। तो ए के मोल भिन्न हो गए एक्स ए, बी के मोल भिन्न हो गए एक्स बी। क्लियर हो रही है? अब हमें पता नहीं है एक्स ए और एक्स बी हम कैसे ज्ञात करें, तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है आपके सामने एक्स ए। एक्स ए का क्या मतलब है? किसकी बात हो रही है? ए के मोल भिन्न की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात? हम लोग बात कर रहे हैं ए के मोल भिन्न की। ठीक है, तो ए के मोल भिन्न कैसे निकालेंगे? ए के मोल, एन ए मतलब ए के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल मतलब दो अवयव है तो दोनों के ही तो कुल मोल होंगे। तो हमने नीचे क्या लिख लिया? एन ए प्लस एन बी। इस तरह से हमने क्या किया? इस पूरे सूत्र की सहायता से हमने ए के मोल भिन्न निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो, सेम चेक करो, ए ही थोड़ी ना उपस्थित है, बी भी तो उपस्थित है विलियन में। तो मुझे बी के भी मोल भिन्न अगर पता करने हैं तो मैं क्या करूँगी? एक्स बी मैंने लिखा है इसके लिए ऊपर। अब अगर मैं बी की बात कर रही हूँ तो मुझे बी के ही मोल लेने हैं, एन बी हैं बी के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल किससे मिलकर बनेंगे? ए और बी दोनों के मोल का योग कर दिया तो कुल मोल हो गया। समझ आई बात सभी को? सपोज अपने पास मोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ए के मोल कितने हैं, बी के मोल कितने हैं, तो मोल तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये रहा फॉर्मूला। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ कि हम लोग मोल कैसे निकालेंगे? W बटे M, यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो ये WA है ए का द्रव्यमान, MA है ए का मोलर द्रव्यमान। इसी तरह से NB इज इक्वल्स टू WB बटे MB। तो इस तरह से दोनों के मोल आ गए मेरे पास और इन दोनों के मोल निकाल के मैं क्या करूँगी? मोल भिन्न बड़ी आसानी से निकाल लूँगी। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है मोल भिन्न निकालने का। क्लियर है बेटा? समझ आ गई? टोटल मोल अगर हमें पता हो तो हमें जिस भी अवयव का मोल निकालना है, हम उसके मोल ऊपर लिखते हैं और बटे में कुल मोल लिखते हैं। सिंपल। मोल भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पे क्या लिखें। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये देखो लिखा हुआ भी है, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती। किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग एक होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये हमें आगे बहुत बार काम में भी लेना होगा ये रिलेशन। इस रिलेशन को, जो ये स्टेटमेंट लिखा है इन दो लाइनों में, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग एक होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम मैथमेटिकली, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। हमेशा अगर दो अवयव हैं तो दोनों का योग 1 होगा। सपोज हमारे पास तीन अवयव हैं तो XA
प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी अवयव मौजूद हैं विलयन में, उन सभी के मोल भिन्न का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर? और टोटल मिलके हमें पता चल जाता है कि विलयन में कितने मोल हैं। क्लियर होगी बेटा बात सभी को? आगे चलें। अगला तरीका सांद्रता ज्ञात करने का है ppm। दिख रहा है आपको? ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्या मतलब है ppm का? देखो, विलय के भार की वह संख्या, यहाँ पे फिर से एक बात किसकी हो रही है? भार की बात हो रही है, जो विलयन के 1 मिलियन, हमने यहाँ पे क्या लिखा? पर मिलियन लिखा है कि नहीं? पर मिलियन का क्या मतलब है? किसके मिलियन? विलयन के 1 मिलियन भार भाग में उपस्थित होती है। उस सांद्रता को अगर हम व्यक्त करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? ppm। क्लियर है बात? ppm, ये पर मिलियन जो है ना, इसी से समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 1 मिलियन भार अगर हमने लिया है विलयन का, तो उसमें विलय के कितने भार उपस्थित हैं? तो सूत्र आपके सामने है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm बराबर विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो भी हमें दिया होगा वो, विलयन का द्रव्यमान इनटू आपको किससे करना है? 10 की घात 6 से करना है। ओके, 10 की घात 6 से आपको उसको इनटू करना है। तो ये हमारा सूत्र बन गया है ppm का। ppm जो तरीका है सांद्रता ज्ञात करने का, वो जनरली उपयोग में होता है ज़्यादातर जो प्रदूषण हो रहा है जिन गैसों के कारण, यदि हम उनका निर्धारण करते हैं तो हम उन गैसों की सांद्रता, वायु में जो भी गैसें प्रदूषण का कारण बन रही हैं, उन गैसों की वायु में जो सांद्रता का मापन किया जाता है वो जनरली ppm में किया जाता है। यानी वायु के 1 मिलियन भागों में प्रदूषण करने वाली गैस के कितने भाग उपस्थित हैं। समझ रहे हो? आप लोगों ने अगर देखा है ध्यान से न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस वाले एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड या कोई भी जो गैस है वो इतने ppm तक बढ़ चुकी है, यानी प्रदूषण बहुत अधिक लेवल तक बढ़ चुका है। तो क्या मतलब हुआ ppm का? कि वायु के 1 मिलियन भाग में वो जो गैस है जो प्रदूषण का कारण बन रही है, वो उसके कितने भाग उपस्थित हैं। क्लियर हुई बात? यानी बहुत जब छोटे मात्रा में हमें सांद्रता निकालनी हो, जब विलय बहुत कम उपस्थित होता है, तब हम इस तरह की इकाई का उपयोग करते हैं जिसे हम कह रहे हैं ppm। आगे चलते हैं बेटा। आगे का जो टॉपिक है वो फिर से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। जब हमने बात की थी, मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करवा देती हूँ, हम लोग विलयन बना रहे थे। विलयन में जो हमारा विलायक था वो था द्रव के रूप में, और हमारा जो ऊपर से हम लोग जो विलय में डाल रहे थे वो था हमारा गैसीय रूप में। तो हम गैस प्लस द्रव का विलयन बना रहे थे, और उसमें गैस की विलयता को कौन कौन प्रभावित करता है उन कारकों की हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इसमें 2 कारक पढ़ चुके थे। हम गैस की प्रकृति कैसी होगी, विलायक की प्रकृति कैसी होगी, इसके आधार पर हम चर्चा कर चुके थे कि गैस की विलयता किसी भी द्रवीय विलयन में किस प्रकार प्रभावित हो सकती है। तो ये टॉपिक हम नहीं करेंगे, इसके आगे का करेंगे कि अगर और कौन से कारक हो सकते हैं जो किसी भी गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला जो कारक है वो है दाब का प्रभाव। समझ आ रही है बात? दाब का प्रभाव। यदि हम किसी भी गैस को द्रव में घोलने पर उस पे दाब के प्रभाव को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए हमें हेनरी का नियम पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड पे प्रश्न भी आया हुआ है, कंपटीशन में भी प्रश्न आता है इससे रिलेटेड। तो आप ध्यान रखिए हेनरी के नियम। हेनरी का नाम आपने कब सुना? जब हमने बात की थी गैसों की द्रव में विलयता को कौन प्रभावित करेगा। तो हमने कई कारक पढ़े थे, उसमें से जब हम दाब की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था हेनरी का नियम। तो हेनरी क्या बताएगा? हेनरी हमें दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा वो क्लियर करता है। क्या क्लियर करेगा, किस तरह से पता चलेगा, हमें देखते हैं। सर्वप्रथम विलियम हेनरी, ये इनका पूरा नाम है, विलियम हेनरी ने विभिन्न गैसों की विलयता पर दाब का अध्ययन किया,
और उसने एक मात्रात्मक संबंध दिया था, जिसे उस मात्रात्मक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी का नियम का क्या मतलब है कि गैस का दाब और उसकी मात्रा में क्या संबंध है। गैस के दाब और उसकी मात्रा में जो संबंध हेनरी ने हमें बताया था, हम उसी को हेनरी का नियम कहते हैं। तो क्या बताता है ये नियम, चेक करते हैं बेटा, समझ आ रहा है सभी को? चलिए ठीक है, चेक करते हैं। इसके अनुसार स्थिर ताप पर, देखो ताप कैसा है, स्थिर, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन, आयतन भी चेंज नहीं करना है, ताप भी चेंज नहीं करना है, इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा की चर्चा की गई है यहाँ पे गैस की, उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपको समझाते हैं कि ये जो वाक्य हमने अभी पढ़ा है, जो कथन हमने अभी पढ़ा है, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, चेक करते हैं। यदि स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली गैस की मात्रा m है, तो मात्रा में और दाब में ही तो संबंध हमें स्थापित करना है। तो हम क्या मान रहे हैं कि किसी विलायक में कितनी गैस घुली है, m गैस घुली है, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। तो साम्य अवस्था में गैस का दाब कितना है, P है। और ये जो कथन हमने अभी अभी पढ़ा है, ये कथन भी तो यही बता रहा है, क्या बता रहा है, गैस की मात्रा और दाब में संबंध बता रहा है। यदि गैस की मात्रा m है, दाब P है, ठीक है, तो क्या पता चलेगा हमें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा संबंध दर्शाते हैं, समानुपाती हैं। समानुपाती यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि m जो है समानुपाती है P के। क्लियर हुई बात? हेनरी का नियम का मैथमेटिकल फॉर्मूला यही है। m का मतलब क्या है, गैस की मात्रा। गैस की मात्रा किसके समानुपाती है, उस गैस के दाब के। यानी अगर मैं गैस का दाब बढ़ा दूं, समझ रहे हो बात को, यदि मेरे पास कोई विलायक है जो कि द्रव है, ठीक है, इसमें मुझे किसी गैस को घोलना है, ठीक है, विलय करना है, तो अगर मैं इस गैस को ज़्यादा दाब के साथ इसमें घोल रही हूँ, यानी मैंने P बढ़ा दिया, तो इस गैस की मात्रा, घुलने वाली मात्रा भी बढ़ जाएगी। यही मतलब है इस कथन का कि गैस की मात्रा और उसका दाब एक दूसरे के समानुपाती हैं। दाब बढ़ाया तो मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैस घोल दूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैस का दाब विलयन में बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? आगे चेक करते हैं। ये देखो, यही लिखा हुआ यहाँ पे, m समानुपाती है P के। P मतलब गैस का दाब, m मतलब मात्रा। अब ये समानुपाती का निशान हटा के हमने इक्वल लगाया यहाँ पे, तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है KH, आपको दिख रहा है यहाँ पे KH, यानी m बराबर KH इंटू P। P तो वही दाब है, m वही मात्रा है, KH क्या है, ये कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेनरी स्थिरांक कह रहे हैं। क्लियर है? हेनरी स्थिरांक ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग विलायकों में फिक्स रहता है, इसलिए ये क्या है, हेनरी स्थिरांक है। सबसे पहले हेनरी ने बताया था ना दाब के बारे में, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हेनरी स्थिरांक कह रहे हैं। क्लियर हुई है बेटा इतनी बात सभी को? नोट डाउन करो फॉर्मूले को। क्या बनता है हेनरी नियम का फॉर्मूला, m समानुपाती P, समानुपाती का निशान हटा के इक्वल लगाया, तो m इज इक्वल टू KH इंटू P। KH क्या है, यहाँ पे एक स्थिरांक है जिसे हम हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं। गैस की मात्रा इसके मोल भिन्न के रूप में भी ली जा सकती है। हाँ बिल्कुल ली जा सकती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मोल भिन्न क्या है, सांद्रता बताने का ही तो एक तरीका है कि नहीं है। और यदि मैं गैस की मात्रा की बात कर रही हूँ तो उसकी सांद्रता ही बढ़ेगी। अगर मैं गैस की मात्रा बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ, तो सांद्रता कम और ज़्यादा ही तो कर रही हूँ इस तरह से। तो गैस की मात्रा को अगर हम m नहीं मान के इसके मोल भिन्न की अगर बात करते हैं, तो हेनरी के नियम को निम्न प्रकार भी दिया जा सकता है। किस प्रकार दिया जा सकता है, यदि x गैस के मोल भिन्न है, तो जैसे मात्रा दाब के समानुपाती है, उसी प्रकार इसकी सांद्रता भी दाब के समानुपाती होगी। यहाँ पे हम सांद्रता किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल भिन्न से, तो x समानुपाती P के। क्लियर हुई बात? समानुपाती है ये x, अगर गैस के मोल भिन्न है तो वो समानुपाती हो गया उसके दाब के। क्लियर हुई बात बेटा?
और यहाँ पे भी समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया है के डैश, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट यहाँ नहीं लगाएंगे। हेनरी ने तो सीधी सीधी मात्रा के और दाब के बीच में संबंध बताया था। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम मात्रा को ग्राम में लेने की बजाय किसके अनुसार ले रहे हैं, मोल भिन्न के अनुसार ले रहे हैं। है तो बात तो वही है, गैस की मात्रा की ही तो चर्चा हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट भी चेंज कर दिया के डैश पी। तो आप देख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है हमने। यहाँ के एक नया स्थिरांक है, के डैश एक नया स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक के एच से निम्न प्रकार संबंधित है। तो हमें पता है ना बेटा, हमें पता है कि यहाँ पे भी एक स्थिरांक और प्रेशर है, यहाँ पे भी एक स्थिरांक और प्रेशर है, तो दोनों इक्वेशंस का राइट साइड इक्वल सा लग रहा है, दोनों इक्वेशंस का राइट साइड इक्वल लग रहा है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि के एच, ये वाली जो वैल्यू इसकी बात कर रही हूँ, के एच को इधर रखा तो एम अपॉन पी हो गया, और इसको इधर रखा के को तो ये एक्स अपॉन पी हो गया। क्लियर हुई बात। तो हम क्या कह सकते हैं, के एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के डैश, 1 अपॉन के डैश, यानी हेनरी स्थिरांक के डैश का जस्ट व्युत्क्रम है। क्लियर हुई बात, व्युत्क्रम है। तो ये सीधा सा संबंध आपको बताया है हेनरी नियम। सिर्फ अगर हेनरी नियम आता है तो आपको वो वाक्य लिखना है, कथन लिखना, और साथ में ये फॉर्मूला और ये ज़रूर लिख के आओगे। और यहाँ पे ये भी बता के आओगे कि के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। हालांकि सभी को पता है कि हेनरी स्थिरांक है के एच, लेकिन फिर भी आप लोगों को लिख के आना है सिस्टमैटिकली। बिल्कुल आपको अपना काम जो है जैसे बताया जा रहा है वैसे लिख के आना, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलो चेक करते हैं। अतः एक्स मोल भिन्न क्या हो सकता है, पी अपॉन के एच। ये एक और फॉर्मूला उसी से डिराइव किया है हमने। एक और बात करते हैं P। अब अगर मैं P को इधर लेके आती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो P दाब जो है उसका अगर हमें पता लगाना है तो हेनरी कांस्टेंट इनटू एक्स। एक्स मतलब ये है हमारे पास गैस के मोल भिन्न, गैस के मोल भिन्न ही तो है ये हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास दाब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हेनरी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे गैस के मोल भिन्न से। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दाब की वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं है, बस वो जो पहले वाला फॉर्मूला था उसी को चेंज करके दो और नए फॉर्मूले हमने बना लिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। ताप का प्रभाव, क्लियर है, ताप का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसा हम समझते हैं वैसा प्रभाव नहीं होता है ताप का। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है गैसों की विलयता पर, चेक करते हैं। यह देखा गया है कि जब गैस घोली जाती है तो प्राय ऊष्मा निकलती है, यानी गैस का घोलना किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई कि नहीं, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि यदि हम किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में और ताप दे देंगे, यदि किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप और दिया जाएगा तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, बल्कि उसकी रेट जो है, उसकी जो दर है वो और धीमे हो जाएगी। क्लियर है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि यदि हम ताप में वृद्धि कर देंगे, ली शातलीय नियम के अनुसार यदि हम गैस को घोलने के ताप में वृद्धि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गैस ज़्यादा खुलेगी, बल्कि क्या होगा, उसकी विलयता ताप बढ़ाने पर कम हो जाएगी। क्या होगा, विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। आप ध्यान रखना, विलयता में और ताप में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हुई। विलयता अगर आपको बढ़ानी है तो ताप आपको कम करना होगा, यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो विलयता भी कम हो जाएगी। क्लियर है बात। एक और यहाँ पे एक्सेप्शन बनता है, वो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों ऐसी गैसें हैं जिनको यदि हम जल में घोलते हैं, जिनको यदि हम द्रव में घोलते हैं तो इनके घोलने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी नहीं बल्कि ऊष्मा शोषी होती है। समझ आ रही है बात। यहाँ पे सभी के लिए ऊष्माक्षेपी है, लेकिन सिर्फ ये दो गैसेस यहाँ पे एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम का यदि हम ताप बढ़ाएंगे
तो उनकी विलयता बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दूँ ताप बढ़ाने पर इन दोनों गैसेस के लिए, सिर्फ इन दोनों गैसेस के लिए यदि हमने ताप बढ़ाया तो इनकी विलयता भी बढ़ जाएगी। किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। क्यों बढ़ जाएगी? अगर कारण पूछे कोई तो आप कह सकते हो कि इनकी विलयता की जो प्रक्रिया है, इनके घुलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? ऊष्माशोषी है। बाकी सभी गैसेस की अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। इसलिए इनकी विलयता पर ताप का उल्टा प्रभाव पड़ने लग जाता है। क्लियर है बेटा? एवरीबडी, ऑल स्टूडेंट्स, आगे चले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो चेक करते हैं। हाँ, ये जो हेडिंग है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि हेनरी नियम की क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या अनुप्रयोग है। तो हेनरी नियम तो हमने पढ़ लिया, क्लियर है बात? हेनरी नियम तो हमने पढ़ लिया। अब इसके क्या क्या अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ पे ये काम आता है, वो हम चेक करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत बार आता है। ठीक है, तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो क्या बता रहा है हमें? शीतल पेय के बारे में बता रहा है। शीतल पेय और सोडा वाटर में ये जो है थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे लिखना है CO2। ठीक है, शीतल पेय व सोडा वाटर में CO2 की विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमनली जो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में। ये तो वही एग्जाम्पल है, आप लोग सभी को बड़ी पसंद है। सोडा वाटर पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, जैसे ही उसके ढक्कन को ट्विस्ट करते हैं तो अचानक से उसमें बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं और एक तेज सी एक गैस निकलने की एक आवाज़ आती है। वो क्यों आ रही है वो आवाज़? क्योंकि उसमें क्या मिक्स किया गया है? जो पानी है, प्लेन पानी है, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दिया। मिरिंडा, कोला, ये जो भी है, इनके अंदर क्या किया? अलग अलग फ्लेवर्स ऐड किए हैं और उसमें CO2 को बहुत दाब पे, बहुत प्रेशर पे फिल कर दिया गया है। तो जैसे ही आपने इसका ढक्कन रिलीज किया तो वो इतने प्रेशर से जो CO2 उसमें भरी गई थी वो फिर से उतने ही प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो उस CO2 गैस ही के हमें बुलबुले दिखाई देते हैं और वो जो आवाज़ होती है वो उस गैस के इतने प्रेशर से बाहर निकलने के कारण हमें सुनाई देती है। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हम देखते रहते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है बुलबुले जो अपीयर होते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि CO2 गैस जो है उसको अत्यधिक दाब पर इन बॉटल्स में भरा जाता है, जिसके कारण CO2 वापस रिमूव जब होती है तो इस तरह के बुलबुले दिखाई देते हैं। बंद बोतल में दाब अधिक होने पर CO2 की अधिक मात्रा घुलती है। ये अगेन दिस इज CO2। बंद बोतल में दाब अधिक होने पर CO2 की अधिक मात्रा घुलती है। घुलेगी कि नहीं भाई, हमें पता है ना, हमने पढ़ लिया हेनरी का नियम। यदि दाब बढ़ाया तो मात्रा जो थी M वो भी बढ़ेगी। अगर मुझे ज़्यादा मात्रा घोलनी है, किसी भी विलायक में ज़्यादा मात्रा घोलनी है गैस की, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी हेनरी नियम का उपयोग कहाँ किया गया है? इन कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में, सोडा वाटर्स को बनाने में इसी हेनरी के दाब का उपयोग किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस घोलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दाब बढ़ा दीजिए। क्लियर है? पर उसकी भी एक लिमिट है। अगर हद से ज़्यादा गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉटल जो है वही फट जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कितना भी नहीं, एक लिमिट होती है बेटा हर चीज़ की। बट ये हम यहाँ पे इसका यूज़ पढ़ रहे हैं कि हेनरी नियम जो हमने पढ़ा उसको कहाँ अप्लाई किया जा रहा है हमारी डेली लाइफ में। क्लियर है सभी को? पहला एप्लीकेशन। दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया गया है। सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, सीधा, को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए अधिक दाब महसूस करते हैं कि नहीं? हमें पता है, अगर हमें कोई कह दे कि 10 मिनट आप जाके और डुबकी लगा के आ जाओ, नहीं हमारे बस की बात नहीं है। हम तो 1 सेकंड के लिए भी, ठीक है 1 सेकंड गए ऊपर आ गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हम जैसों को तो पानी से भी डर लगता है दूर से। ठीक है, शिप में घूमने चले गए, घूम के आके दूर से यहाँ पानी को हेलो टाटा बाय बाय बोल दिया, दैट्स इट। ज़्यादा अंदर तक जाना बस की बात नहीं है। जब हमें दूर से ही सोचने में लग रहा है कि हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जब गोताखोर किसी समुद्र में जाता है तो वहाँ पे वाटर में जाने के बाद उसको बहुत अधिक दबाव महसूस होता है।
अधिक बाह्य दाब के कारण, किसका दाब ज़्यादा है? पानी का। अधिक बाह्य दाब के कारण वायुमंडलीय यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है, ऑक्सीजन होगा। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की रुधिर में विलयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो बाह्य दाब धीरे धीरे कम होता है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं जो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है? बेंड्स बनने के चांस हो जाते हैं। बेंड्स का मतलब क्या है? अकड़न जो आ जाती है, जकड़न जो फील होती है बॉडी में, वो इसके कारण शरीर टेढ़ा हो जाता है। देखो वही बात जो मैं आपको कह रही थी, शरीर में अकड़ या जकड़ जैसा फील होने लग जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि शरीर के उस भाग में क्या हो गया? बेंड आ गया है। इस प्रभाव से बचने के लिए, ये जो इसका बचाव है ये अक्सर पूछा जाता है कि किसी गोताखोर को बेंड की कंडीशन से बचाने के लिए क्या करना होता है। तो क्या करता है गोताखोर अपने, अच्छा बेटा कई बार क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कई बार इतनी ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलती है, जो मैंने लिखी है यहाँ पे बात, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लग जाते हैं। ये इतनी ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलती है कि कई बार उस पर्सन की जो है जान पे भी बनाती है, कई बार डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं गोताखोर? श्वास के लिए उपयोग में आने वाले टैंक में हीलियम को वायु के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं। हीलियम मिश्रित वायु, ये ध्यान रखेंगे आप, मैंने आपको बताया ये प्रश्न इसी वे में पूछा जाता है कि गोताखोर को बेंड्स से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, गोताखोर खुद क्या करता है बेंड्स से बचने के लिए टैंक में हीलियम मिश्रित वायु लेके जाता है, जिसका क्या कंपोजिशन होता है 56, आप नियर अबाउट 56 लिखोगे तो भी ठीक है। 56% नाइट्रोजन, 32% ऑक्सीजन होती है उसमें, उसी के साथ साथ कुछ मात्रा में हीलियम भी होती है 11.7%। आप 12 के नियर अबाउट लिख देना, 12% के नियर अबाउट लिख दोगे तो भी ठीक है। अंडरस्टूड। तो अब ये क्या करती है, जब ये हीलियम होती है ये क्या करती है, इस नाइट्रोजन को जल्दी से ब्लड में मिक्स नहीं होने देती। तो अगर नाइट्रोजन मिक्स ही नहीं होगी तो बुलबुले भी इजीली नहीं बनेंगे, और बुलबुले नहीं बनेंगे तो बेंड की कंडीशन जो है वो अपने आप ही प्रिवेंट हो जाएगी, अपने आप ही रोक ली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दोनों तरह के जो अनुप्रयोग मैंने आपको बताए हैं, एक तो शीतल पेय वाला, ये भी हेनरी नियम के ऊपर बेस्ड है, और ये भी हेनरी नियम के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? तो दोनों वे से इस प्रश्न को आप याद करोगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इसके रोकथाम के लिए गोताखोर क्या करता है, इसका उत्तर यहाँ है। और ऐसा क्यों करता है, ये जो हमने लिखा है कि हीलियम मिश्रित वायु लेके जाता है, हीलियम मिश्रित वायु लेके ही क्यों जाता है, क्योंकि उसे इस तरह से रुधिर में मिली हुई नाइट्रोजन के बुलबुलों से जो कंडीशन बनती है जिसे हम बेंड कह रहे हैं, उस कंडीशन से प्रिवेंट करना होता है अपनी लाइफ को। इसलिए वो क्या करता है, वायु में जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है उसमें हीलियम को मिक्स करके लेके जाता है। क्लियर है बात सभी के? अगला, और उपयोगी अनुप्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, तो इस पर भी ध्यान देंगे आप सभी। क्या कह रहा है ये, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, अधिक ऊंचाई मतलब जो भी पहाड़ी एरियाज हैं, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है पहाड़ी पर जाना और रहना, ठीक है, 1-2 दिन घूम फिर के आ सकते हैं, ज़्यादा बस की बात नहीं है कि बहुत टाइम तक वहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सके। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की तुलना में कम होता है। तो जिस गैस की हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन, उसी का दाब क्या है, पहाड़ी एरिया में कम है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की स्पष्ट सोच नहीं होती। ऐसे लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। जनरली बेटा अगर हम जैसे लोग जो इस एरिया में रह रहे हैं, राजस्थान में डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, तो अगर हम जैसे लोग पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्यों मुश्किल हो जाता है? ऐसा लगता है कि चलो घूमने चलते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, लेकिन वो घूमना एक हद तक ठीक है, पर अगर हम वहाँ पे जाके भी उस पहाड़ी एरिया पे भी अगर हम फर्दर किसी और चढ़ाई पे जा रहे हैं, फर्दर किसी पहाड़ की चढ़ाई करना चाह रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हम जैसे लोगों को वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो हैबिट है वैसे हमें ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहला जो सेंटेंस है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैदानी भागों की तुलना में पहाड़ी भागों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ही कम है। ठीक है, इसलिए हमारे जो शरीर है उसमें उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती जितनी की हमें ज़रूरत है या जितनी की हमें आदत है। इसके कारण से क्या होता है, हमें वीकनेस फील होती है, कुछ लोगों को तो चक्कर जैसा भी फील होने लग जाता है, इवन कुछ लोगों को बेहोशी कंडीशन भी फील होती है। तो ये जो लास्ट बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, स्पष्ट सोच नहीं होती है, अनकॉन्शियसनेस की स्थिति आ जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ जाने पर, उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, एनॉक्सिया कह रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? और ये एनॉक्सिया की कंडीशन क्यों हो रही है? क्योंकि पहाड़ी एरिया में ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो ही कम है। इसके कारण से श्वसन में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। क्लियर हुई बात बेटा? तो ये सारे हमने क्या किया, अभी उसके हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए। पहला कोल्ड ड्रिंक वाला, दूसरा गोताखोर वाला, और तीसरा पहाड़ी एरिया पर ऑक्सीजन की कमी वाला। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ताप का प्रभाव भी हमने देख लिया। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप्चुलेट करवाती हूँ हमने क्या क्या आज स्टडी किया है। कुछ नहीं, हमने सिर्फ सांद्रता निकालने के कुछ तरीके पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले नॉर्मलता पढ़ा था। नॉर्मलता में आपको किसका यूज़ लेना है, ग्राम तुल्यांक का यूज़ लेना है। किस तरह निकालते हैं वो आपको बता दिया। ग्राम की मात्रा बटे उसके तुल्यांक भार, ये किस तरह से निकालते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे के क्लियर किया था कि आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने एक और तरीका पढ़ लिया था, मोल भिन्न। सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला जो मेथड है वो यही होगा, मोल भिन्न। दिमाग में रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्लियर है? अगर सीधा सीधा मोल नहीं है तो मोल निकालने का वे भी बताया है। सिर्फ आप इसके यूज़ से भी निकाल सकते हैं मोल भिन्न। ये रहा लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ से आप एज इट इज़ निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आगे चलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका उपयोग जो है कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि कहाँ पे हमको इसका उपयोग करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यदि वायु में किसी प्रकार का प्रदूषण है तो उस गैस की सांद्रता को नापने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, ppm का। क्लियर है? इसके बाद हमने हेनरी का नियम पढ़ ही लिया था, बहुत सिंप्लीफाइड है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अध्ययन करेंगे, रिवाइज करेंगे आप सभी टॉपिक को, ऑल ऑफ यू। क्लियर है बेटा? ओके, इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।